डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का आत्मकथा अंश बड़ौदा का अनुभव। मैं 1916 में भारत लौटा। बड़ौदा के महाराज ने उच्च शिक्षा हेतु अमेरिका भेजा था। न्यूयॉर्क के कोलंबिया पीठ में 1913 से 1917 तक मैंने अध्ययन किया। 1917 में मैं लंदन गया। लंदन विद्यापीठ के अर्थशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया, लेकिन 1918 में इसे अधूरा छोड़कर ही मुझे भारत लौटना पड़ा, क्योंकि मेरी शिक्षा के लिए बड़ौदा महाराज ने मेरी मदद की थी। इसलिए उनके राज्य में नौकरी करना मेरे लिए आवश्यक था। भारत लौटकर मैं सीधा बड़ौदा गया। आगे जाकर बड़ौदा संस्था की नौकरी मैंने क्यों छोड़ी, इसका वर्णन मैं करने जा रहा हूँ। हम अस्पृश्य हैं। मैं 5 साल के यूरोप और अमेरिका के प्रवास के दौरान यह पूरी तरह भूल गया था कि मैं एक अछूत हूँ, और एक अछूत भारत में कहीं पर भी जाए वह अपने लिए एवं दूसरों के लिए समस्या ही होता है। किंतु बड़ौदा स्टेशन पहुँचते ही अब कहाँ जाना, कौन मुझे स्थान देगा, यह सवाल मेरे सामने खड़ा हुआ। बड़ौदा में अनेक हिंदू होटल हैं, लेकिन वहाँ मुझे कोई स्थान नहीं देगा। मैं अपने बारे में असत्य जानकारी देकर स्थान पा सकता था, लेकिन मैं इस बात के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बाद में मैं कौन हूँ यह पता लगने पर इसके क्या गंभीर परिणाम मुझे भोगने पड़ेंगे, इसकी मुझे पूरी कल्पना थी। अमेरिका में मेरे साथ पढ़ने वाले कुछ विद्यार्थी बड़ौदा में थे। उनके पास जाने पर वे मुझे आसरा देंगे, इसका मुझे विश्वास नहीं था। एक अछूत को घर में रखना उनके लिए परेशानी का कारण हो सकता था। मैं ऐसा सोचते हुए कुछ समय तक स्टेशन पर खड़ा रहा। मुझे अचानक सूझा कि शहर के कैंप भाग में रहने की सुविधा प्राप्त हो सकती है क्या, यह पूछना चाहिए। तब तक गाड़ी से उतरे हुए सब यात्री चले गए थे। मैं अकेला ही वहाँ खड़ा था, जिन्हें कोई सवारी नहीं मिली थी। तांगे वाले मेरी ओर देख रहे थे। उनमें से एक को मैंने बुलाया और पूछा कि कैंप में कोई होटल है क्या। वहाँ एक पारसी सराय है और वहाँ यात्रियों के रहने की व्यवस्था भी है। यह सुनकर मैं आशान्वित हो उठा। पारसी सौराष्ट्र धर्मावलंबी होने के कारण वे अस्पृश्यता को नहीं मानते हैं, इसलिए बड़ी आशा से अपना सामान तांगे में रखा और चल दिया। यह सराय 2 मंजिला इमारत में स्थित थी। इमारत की निचली मंजिल पर एक अधेड़ पारसी अपने परिवार के साथ रहता था। सराय की देखभाल करना और वहाँ रहने वाले ग्राहकों के भोजन की व्यवस्था देखता था। वहाँ पहुँचते ही पारसी ने मुझे स्थान बताया। तब तक तांगे वाला भी मेरा सामान लेकर आ गया था। मेरे किराया देने पर वह लौट गया। निवास की समस्या आखिरकार हल हो चुकी थी। इसके समाधान में था। थोड़ा आराम कर लूं, इस विचार से मैंने कपड़े बदले। तब तक वह पारसी हाथ में रजिस्टर लेकर आया। पारसी की वेशभूषा में मुझे न देखकर जोर से बोला, तुम कौन हो? यह सराय तो केवल पारसियों के लिए है। इसकी जानकारी न होने के कारण मैंने कहा कि मैं हिंदू हूँ। यह सुनकर वह पारसी विचलित सा हुआ और मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ, उसने मुझे बताया। उसकी बात सुनकर मैं भौंचक्का रह गया। अब कहाँ जाऊँ, यह प्रश्न मुझे भयभीत करने लगा। किसी प्रकार मन को समझाकर मैंने पारसी से कहा कि मुझे हिंदू होकर भी यहाँ रहने में कोई आपत्ति नहीं है, तो आपको इस पर क्या आपत्ति है? क्षण भर सोचकर वह बोला, यह कैसे संभव है? मुझे तो यहाँ रहने वाले सभी के नाम रजिस्टर में लिखने पड़ते हैं। मैं उसकी परेशानी को समझ गया और मैंने उसे सुझाया, तुम चाहो तो मेरा झूठा पारसी नाम लिख सकते हो,
यदि इस पर मुझे आपत्ति नहीं है तो आप इसका विरोध क्यों करते हैं? मैं यदि यहाँ रहा तो तुम्हारा भी कुछ फ़ायदा होगा। ऐसा कहकर मैंने पारसी को ललचाया। मुझे लगा उसको बात समझ में आ रही है। पहले से ही उस सराय में कई दिनों से कोई ग्राहक आया नहीं था और कुछ पैसे मिलने का अवसर वह छोड़ेगा नहीं, ऐसा मुझे लगा। मैं उसे रोज़ 1.5 रुपया दूंगा और वह पारसी के नाम से रजिस्टर में लिखेगा। इस शर्त पर वह तैयार हो गया। इस प्रकार से इस समस्या से मैंने छुटकारा पाया। मैंने एक लंबी सांस ली, लेकिन यह आनंद कितना अल्पकालीन था यह मैं सोच नहीं सकता था। इस सराय से मेरा वास्ता शीघ्र ही समाप्त होना था। इस प्रसंग के कारण को कहने के पहले मैंने बड़ौदा में कैसे दिन बिताए इसका वर्णन करना चाहता हूँ। सराय की पहली मंजिल पर सोने के लिए केवल एक कमरा था। उसके पास ही स्नान गृह था। वहाँ नल लगा हुआ था। बची हुई जगह में एक हॉल था। मैं जब वहाँ रहने गया तब बड़े हॉल में कबाड़ी सामान भरा हुआ था। रोज़ाना सुबह वह पारसी चाय लेकर ऊपर आता। बाद में लगभग 9:30 बजे नाश्ता ला कर देता और दिन में तीसरी बार शाम को 8:30 बजे मेरा भोजन लेकर आता। इसके अतिरिक्त वह ऊपर आता भी नहीं था। बड़ौदा स्टेट के अकाउंटेंट जनरल के कार्यालय में प्रशिक्षणार्थी की हैसियत से मेरी नियुक्ति हुई। वहाँ जाने के लिए मैं 10 बजे के लगभग सराय से निकलता। जहाँ तक हो सके वापस जल्दी न लौटना पड़े, इसलिए शाम को 8 बजे तक मित्रों के साथ समय बिताता था। वहाँ रात को जाने की कल्पना से ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, लेकिन कहीं और स्थान न मिलने के कारण मजबूरी में वहाँ रहना पड़ता था। उस इमारत के ऊपर की मंजिल पर भोजनालय था। वहाँ मैं अकेला रहता था। वहाँ बिजली तो दूर, दिए की भी व्यवस्था नहीं थी। पारसी व्यवस्थापक मेरे लिए शाम होते ही एक लालटेन लाकर रखता था, लेकिन इसका प्रकाश 1 इंच से दूर तक नहीं पहुंच पाता था। किसी अंधेरी कोठरी में रहता हूँ ऐसा मुझे आभास होता रहता था। दूसरे किसी से बात करने के लिए मैं तरसता था, किंतु वहाँ कोई भी बात करने के लिए नहीं था। अंत में मैंने पुस्तकों को साथी बनाया और इसके कारण भयावह एकाकीपन को भूल गया। किंतु कबाड़ भरे हुए उस हॉल में अनेक चमगादड़ों ने अपने घर बना लिए थे। उनकी फड़फड़ और विचित्र आवाज़ से मेरे अध्ययन में भी विघ्न उत्पन्न होता और वही भयावह एकाकीपन घिर आता। कई बार मुझे चिढ़ भी आती, लेकिन करता क्या, मेरे लिए कोई दूसरा आसरा ही नहीं था। यह सोचकर अपने क्रोध और दुख को दबा कर रखता। मैं इतनी विकट अवस्था में रहता था कि बम्बई से सामान लेकर आया हुआ मेरी बहन का लड़का ज़ोर से रो पड़ा, लेकिन मैंने किसी प्रकार समझा बुझाकर उसे लौटा दिया। ऐसी परिस्थिति में मैं वहाँ एक पारसी के रूप में रहता था, लेकिन अधिक समय तक यह खेल चालू नहीं रह पाएगा, यह मैं जानता था। इसलिए संस्था पर एक बंगला प्राप्त हो ऐसे प्रयत्न करता रहता था, किंतु संस्था का प्रधान मेरी इस मांग पर शीघ्र विचार करने को तैयार नहीं था। बंगले के लिए दी हुई मेरी अर्जी एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास घूमती रही और इसी समय मुझे एक अंतिम घटना को भोगना पड़ा। सराय में मेरे रहने का यह 11वां दिन था। सुबह का नाश्ता कर कपड़े पहनकर मैं कार्यालय जाने की तैयारी कर रहा था। पिछले दिन लाई हुई पुस्तकालय की किताब लेकर मैं निकल ही रहा था कि सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कई लोगों की ज़ोर से आवाज़ें आई। मुझे लगा इस सराय में ग्राहक आए होंगे। उत्सुकता से कि ये कौन है देखने के लिए मैं आगे बढ़ा। हाथ में लाठियाँ लेकर कुछ तगड़े बदन के पारसी मेरे कमरे की ओर आते दिखाई दिए। ये कोई ग्राहक नहीं है ऐसा मैं सोच ही रहा था कि वे मेरे दरवाजे को घेर कर मुझसे पूछने लगे, तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पारसी नाम लेकर यहाँ रहने की?
बदमाश, तूने पारसियों की सराय को अपवित्र किया है। मैं उनकी बातें शांतिपूर्वक सुनता रहा, क्योंकि मैं किसी प्रकार का उत्तर नहीं दे सकता था। मैंने जो गलती की थी वह सामने आ चुकी थी। मैं अपना नाटक चालू रखता तो क्रोधित पारसी मुझे मारते और कदाचित मुझे मार ही डालते, ऐसा मुझे विश्वास था। किंतु मेरे चुप रहने से यह संभावना नहीं रही। उनमें से एक पारसी ने मुझसे पूछा कि मैं यह सराय कब छोड़ूंगा। सराय का आसरा मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण था और उसे छोड़ने की धमकी दी जा रही थी। अतः मैंने 1 सप्ताह और रहने की प्रार्थना की। इसी बीच मेरी अर्जी स्वीकृत होकर मुझे बंगला मिल जाएगा, ऐसी मुझे आशा थी। लेकिन वे पारसी मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने मुझे अंतिम आदेश दिया कि शाम तक मुझे यह सराय छोड़नी होगी। ऐसा न होने पर तुम्हारी हालत ठीक नहीं रहेगी, ऐसी धमकी भी मुझे दी गई। मैं घबरा गया और स्वयं पर चिढ़ने लगा और रोने लगा। मुझे सराय का मिला यह आसरा किसी जेल की कोठरी से कम नहीं था, फिर भी मेरे लिए वह मूल्यवान था। पारसी लोगों के चले जाने के बाद अब क्या करूं, कुछ समय तक सोचता रहा। मुझे आशा थी कि संस्था का बंगला मुझे मिलेगा और मेरे रहने की समस्या हल होगी, किंतु तब तक मुझे रहने की अस्थायी व्यवस्था करनी पड़ेगी। यह सोचकर कुछ मित्रों से पूछताछ की जाए, ऐसा मैंने निश्चय किया। बड़ौदा में रहने वाले अछूतों से मेरी जान पहचान नहीं थी, किंतु शहर में रहने वाले कुछ सवर्ण मित्र थे। उनमें से एक हिंदू तथा दूसरा धर्मांतरण किया हुआ क्रिश्चियन था। पहले मैं अपने हिंदू मित्र के पास गया और आप बीती उसे सुनाई। वह मेरा अच्छा और सहृदय मित्र था। मेरी बात सुनकर उसे दुख हुआ और कुछ चिढ़ा भी, किंतु उसने मुझे कहा कि मैं यदि उसके घर रहने गया तो उनके नौकर भाग जाएंगे। मैं उसकी बात समझकर उससे कोई आग्रह न कर सका। धर्मांतरित क्रिश्चियन मित्र के पास मुझे रहना पसंद नहीं था। इसके पहले ही उसने रहने के लिए मुझे बुलाया था, लेकिन मैं पारसी सराय में रहना बेहतर समझता था, क्योंकि उसकी कुछ आदतें और स्वभाव मेरी मानसिकता के विरुद्ध था। ऐसी स्थिति में पुनः उसके दरवाजे पर जाना यानी अपना अपमान कर लेना होता। इसलिए मैं कार्यालय गया, किंतु इस मित्र को स्थान के बारे में न पूछकर मैं कोई उचित अवसर तो नहीं गंवा रहा हूँ, यह शंका मुझे खाए जा रही थी। इसलिए कार्यालय के ही एक अन्य मित्र से सलाह ली और आखिरकार उस धर्मांतरित मित्र से ही मैंने मिलने का निश्चय किया। मेरे पूछते ही उसने कहा, कल मेरी पत्नी आ रही है, उससे पूछ कर ही मैं कोई निर्णय कर सकूँगा। बाद में मुझे पता लगा कि मुझे टालने के लिए ही उसने ऐसा बहाना किया था। मेरा यह मित्र और उसकी पत्नी मूल रूप से ब्राह्मण थे। धर्मांतरण के बाद उदार मतवादी हो गया था, लेकिन उसकी पत्नी कर्मण्य विचारों की थी। उसने मेरे जैसे अछूत को कभी भी अपने घर में स्थान देना उचित नहीं समझा। आसरा मिलने की अंतिम आशा भी समाप्त हो चुकी थी। तब दोपहर के 12 बजने वाले थे। शाम तक मेरे लिए सराय छोड़नी आवश्यक थी और मेरी मदद करने वाला एक भी मित्र नहीं था। बम्बई वापस लौट जाना ही एकमात्र रास्ता मेरे लिए बचा था। बम्बई जाने वाली गाड़ी रात 9 बजे की थी। तब तक समय कैसे बिताया जाए? सराय में वापस लौटे या किसी मित्र के पास समय बिताएं? सराय लौटने पर पारसी लोग मुझे मारेंगे, ऐसा डर मुझे लग रहा था। मित्र के पास तो मुझे जाना ही नहीं था। मैं अत्यंत करुण अवस्था में सोच रहा था कि किसी को तो मुझ पर दया आएगी। अंत में 5 घंटे कामाठी बाग और कैंप मार्ग की सीमा पर स्थित सार्वजनिक बगीचे में बिठाए जाएं, ऐसा निश्चय कर अत्यंत बेचैन अवस्था में मुझे अपने माता पिता की याद आई। 8 बजे के लगभग मैं बगीचे से निकला और तांगे से सराय पहुंचा। पारसी व्यवस्थापक बाहर आया, किंतु हम दोनों ने बात नहीं की। मेरी इस परेशानी का जवाबदार वह पारसी है, ऐसा समझकर वह चुप रहा।
मैंने उसे पैसे दिए और बिना कुछ कहे वापस लौट गया। बड़ी आशा से मैं बड़ौदा गया था। वह युद्ध का समय था। भारत सरकार की शिक्षा सेवाओं में अनेक स्थान रिक्त थे। लंदन के कई बड़े लोगों से मेरा परिचय था, किंतु इस परिचय का मैंने कोई लाभ नहीं लिया। मेरी शिक्षा के लिए बड़ौदा महाराज ने सहायता दी थी। इस कारण उनके राज्य में पहले नौकरी के लिए जाना मेरा कर्तव्य है, ऐसा मैंने समझा। किंतु केवल 11 दिन बड़ौदा रहकर मजबूरन बड़ौदा छोड़कर बम्बई आना पड़ा। लठ लिए हुए 1 दर्जन पारसी आक्रामक रूप से मुझे घेरे हुए हैं और मैं भय से कांपते हुए दया की याचना कर रहा हूँ। यह चित्र आज भी मेरी आँखों के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और मेरी आँखों में पानी आ जाता है। जो आदमी हिंदुओं के लिए अछूत है, वह पारसियों के लिए भी अछूत है। यह इस घटना से सबसे पहले मुझे मालूम पड़ा।